हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जहाँ जंक्शन वंस अगेन। सो आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर वन के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर फर्स्ट एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बिकॉज जो टाइम गैप है आपके पास वो 25 डेज है एंड इन दैट 25 यू हैव टू कवर पेपर टू ऑल्सो एंड पेपर वन ऑल्सो। सो ईच यूनिट के लिए आपके पास कितना टाइम है? 1 days है approximately, and in that 1 day also you have to do what revision, MCQs and all that. Okay, so what I will recommend you to don't waste your time. टाइम तो पहली ही बात वेस्ट मत करो कहीं पे भी, अवॉइड ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डोंट वॉच एनी वीडियो जो करंट सिनेरियो को क्या कर रहे हैं, करंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, वो मत देखो। ये प्रोकास्टिनेशन ही है, ओके ये फॉरकास्टिंग ही है, ये फेक इवैल्यूएशन ही है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। सो स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करो। सो ये वीडियो का लाने का मतलब मेन इंटेंशन भी यही है कि जो यूनिट आपका पहले कवर अप होता है सो डैट कि आप कोई भी स्ट्रेस में ना जाओ और फटाफट कवर हो जाए आपका जल्दी जल्दी। सो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी देखो टीचिंग एप्टीट्यूड आप जाओगे करने तो ये मैंने पहले ही कहा है कि ये बड़े यूनिट है। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत बड़ी यूनिट है। ओके, इट विल कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम, बट इसमें भी ना देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये एक पार्ट हुआ टीचिंग, फिर लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ओके देन फिर मेथड्स ऑफ द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड सिक्स्थ इज व्हाट इवैल्यूएशन सिस्टम। ओके, तो ये पूरे पार्ट है, तो मतलब यहाँ से 2-2 मार्क्स करके आपके क्या बनेंगे? मार्क्स बनेंगे। फर्स्ट टीचिंग की जो भी कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव है, लेवल्स ऑफ द टीचिंग है, वहाँ से आएंगे। सेकंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से आएंगे। थर्ड जो भी मेथड ऑफ द टीचिंग है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेवल्स ऑफ द टीचिंग पढ़ लेना है। पहला जो भी टीचिंग का शुरू में स्टार्ट में बुक में दिया है उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। नाउ लेवल्स ऑफ द टीचिंग पहले कवर अप कर लो, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ द टीचिंग। देन बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर ऊपर से मतलब उसके भी रीडिंग लो, एक प्रॉपर रीडिंग ले लो बस, और उसके आगे बट जो डीप में है ये मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तो करके ही जाओ, इसे स्किप मत करो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर लर्नर फिर जो मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग वगैरह है उसे भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, सीन टू अनसीन जो भी अपना वो सब है। फिर उसके बाद ना मेथड ऑफ द टीचिंग में, ये मेथड ऑफ द टीचिंग में स्वयं प्रभा, मोक जो भी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, फिर टीचर ओरिएंटेड है, फिर अपना मिक्स्ड है, फिर लर्नर सेंटर है। तो ये भी एक बार देख लेना आप लोग, जो टीचर कैसे लेता है, मतलब लेक्चर्स के मेथड से। मिक्स्ड रहेगा तो ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, फिर अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग वगैरह है वो सब। एंड फिर लर्नर के हिसाब से देखें तो जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव वीडियो हो गया। यहाँ पे भी ये क्या हो गया, लर्नर सेंटर भी हो गया। आपको देखना होगा, वीडियो देखोगे नहीं तो अदरवाइज यू विल स्किप इट। ओके, सो ये हो गया मेथड ऑफ द टीचिंग, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे ना, जो अपना टाइप्स ऑफ लर्नर है यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ लर्नर में आपको क्या देखना है कि ये जो इंडिपेंडेंट लर्नर है, डिपेंडेंट लर्नर है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लर्नर है, इम्पल्सिव लर्नर है, तो ये सब के बारे में आपको एक थॉरो रीडिंग लेके जाना, बिकॉज कि हर एक लर्नर अपने टाइप का रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन अब पुट अप होने लगे। ओके, तो ये देख लेना एक बार। और ये तो भूल से भी मत जाना, जो भी डिजिटल इनिशिएटिव है ना टीचिंग में, तो ये कर लेना। फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ये वेरी इजी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होगा? ऑडियो होगा, विजुअल होगा, स्लाइड्स होगा, जो भी ग्राफिक्स के थ्रू टीचर हमें पढ़ाते हैं, मैप होगा, चार्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी और ये पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। फिर आपका क्या होगा कि ये इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ लेना थोड़ा सा। ओके, जो भी इसमें ये अपना है ना क्यूरिकुलम और ये चॉइस बेस्ड, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर जो अपना है ना ये सब्जेक्ट बेस्ड क्यूरिकुलम, फिर बिहेवियर बेस्ड, तो ये एक बार देख लेना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट आपका एक डे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 6 to 8 आवर्स पढ़ा तो ये कंप्लीट हो जाएगा 1 डे में। और ये 4 आवर्स बाइफरकेट करके 4 आवर्स पेपर 2 के लिए दे दो, 8 आवर्स तो अभी आप दो ही एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो ये हो गया, तो ये हो जाएगा आराम से रिवीजन। देन फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। वेट सी, अब रिसर्च एप्टीट्यूड वंस अगेन ये क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है। आई विल रिकमेंड यू टू, जब एग्ज़ाम पास आने लगेगा ना, अभी क्या है 22 तारीख है, ओके,
तो 22 है। तो आप जो एग्जामिनेशन जब पास आएंगे ना 9 या 10 या फिर 9-10 के पास आप रिसर्च एप्टीट्यूड को करना। वाई? बिकॉज अभी मैं इसलिए नहीं बोल रही रिसर्च एप्टीट्यूड को करने के लिए क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसके पूरे। इसमें डायरेक्टली आपको नहीं पूछेगा व्हाट इज रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड या फिर जो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, ये बहुत ही डीप में पूछ रहा है। ओके, तो ये यूनिट को मैं बोलूँगी कि आपको क्या करना है आगे। ये पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये नया यूनिट ऐड किया है। जो ये पॉजिटिविज्म जो अपना डिडक्टिव रीजनिंग है, क्वांटिटी डेटा स्टैटिक्स होता है। फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या होता है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं, और फिर अपना वो था ना ऑक्सियोलॉजी का कॉन्सेप्ट वगैरह, तो वो सब वैल्यू सिस्टम वो सब करके जाना। तो ये सब नया यूनिट है, तो यू हैव टू डू इट। ओके, सो वेट वंस अगेन हियर। हाँ, और फिर यहाँ पे ना मेथड ऑफ रिसर्च ये तो करना ही है, चाहे जो भी मेथड ऑफ रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो है, डिस्क्रिप्टिव है, फंडामेंटल है, अप्लाइड रिसर्च है, और एक्शन रिसर्च तो भूल के भी छोड़ के नहीं जाना। देन फिर वहाँ पे टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स हैं, वो भी आप लोग कर लेना। और फिर तो ये बहुत डीप में पूछ रहा है। रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत डीप में आएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च से आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो जहाँ पे जो भी हमने देखा था कि रिसर्च जो होता है कि उसमें कोई क्या कहते हैं, एक तरीके से बाइस्ड नहीं रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। ओके, सो वैलिड रहना चाहिए, फिर रिलायबिलिटी रहना चाहिए, क्रेडिबिलिटी रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च भी, ये भी बहुत डीप में पूछने लगा है कि क्वालिटेटिव में जो अपना क्या होता है, जो केस स्टडी वगैरह, फोकस ग्रुप वगैरह, ठीक है। फिर एथनोग्राफी करके है जो कल्चर से रिलेटेड है। तो दीज ऑल थिंग कुड बी आस्क्ड। ओके, तो ये आपको लीव नहीं करना है। एक्शन रिसर्च तो पढ़ के जाओ, हर बार पूछ लेता है। ओके, सो रिसर्च एप्टीट्यूड डीप में पूछता है। इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी 2 दिन लग जाए, तो उसके लिए डरो मत। कम्युनिकेशन में इसे क्या करना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये रिसर्च के लिए हो गया। देन फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं करना, ये ईजी बोलिए ना, एक मतलब ईजीएस्ट यूनिट है कि आपको एक पैसेज पढ़ना, यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस और उसमें से आपको आंसर देना है। इसमें तो 10 मार्क्स आ जाते हैं। अगर गलती से 1 मार्क्स रह गया, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो भी 8 मार्क्स आने ही चाहिए। बस ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट इट। ओके, तो पैसेज पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। ओके, सो तो ये हो गया। एंड हाँ, ये रिसर्च में ना वेट रिसर्च में ना डेटा कलेक्शन जो भी मेथड है ना, वो सब भी पढ़ लेना। ओके, जो भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च है कि पहले रिसर्च का प्रॉब्लम पहले रिसर्च का प्रॉब्लम जो फील करते हैं, फिर रिसर्च लिटरेचर रिव्यू जो करते हैं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, और ये सारी चीज़ें थोड़ा डीप में पूछता है। जन टाइप्स ऑफ मतलब सैम्पल कलेक्शन के जो भी टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सिंपल रैंडम, एंड फिर प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, सिंपल रैंडम जो है, क्लस्टर वाला जो है, स्ट्रैटिफाइड जो है, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में अपना जजमेंटल कोटा सैम्पलिंग जो भी वो था ना, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर अप करनी है। फिर ये है थीसिस, ये एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, ये थोड़ा सा स्किप कर देना। रिसर्च एथिक्स पढ़ लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी पूछे जा रहे क्वेश्चन, तो ये रिसर्च में हो जाएगा। तो रिसर्च इट विल कंज्यूम योर टाइम एंड योर एफर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज की टीचिंग ईजी होता है कि समझने में, बट रिसर्च वाले ये प्रॉब्लम्स थोड़े आपको मतलब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नाउ कॉम्प्रिहेंशन वेरी इजी। ओके, only your concentration will be required over there. now communication भी बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो 4-5 घंटे में आपका ये हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन के बहुत ही इजी टॉपिक्स एकदम ईजिली हो जाएगा आपका, और फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन हो जाएगा। सो फर्स्ट इज़ व्हाट मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिकेशन, ये कंप्लीट करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से। और फिर बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन स्किप तो बिल्कुल नहीं करना। मास मीडिया, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है इसमें। ग्रुप कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, ओके, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, लेटरल, जो भी है ये सारी कम्युनिकेशन आपको करके जाना है। और ये बहुत ईजी हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी यूनिट है, सबसे ईजी यही यूनिट है। नाउ
एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको जो भी टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, तो इसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, एक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, फिर एक लीनियर अरेंजमेंट का आ जाएगा या सर्कुलर अरेंजमेंट का या फिर डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ईजी होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत ही ईजी वे में आप टैकल कर सकते हो। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर बात करूँ तो मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट या डिस्काउंट, एवरेजेस, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे 2। तो मैं बोलूँगी कि ये क्वेश्चन को इतना डीप में नहीं जा पा रहे हो तो डोंट वरी, टाइम एंड वर्क ये सब में इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप ये पहले सॉल्व करने जाते हो तो इट विल कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम। और इट इज़ वेरी मच ईजी कि आफ्टर क्वालिफाइंग बोलना बहुत ईजी होता है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि हमें बाद में पता चलता है कि अरे इसके चक्कर में हमने क्या किया, जो भी टीचिंग के ईजी क्वेश्चन थे वो बाद में हम पढ़ ही नहीं पाते। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में फिर क्या करना है। लॉजिकल रीजनिंग में मोड एंड फिगर यू कैन ईजिली स्किप, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मोड एंड फिगर के कॉन्सेप्ट को समझने नहीं जाना है पूरा से, क्योंकि एक मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन के लिए इट विल डिस्ट्रॉय योर एंटायर लॉजिकल का पार्ट। ओके, लॉजिकल रीजनिंग का पूरा पार्ट ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सो फालेसीज आपको एक बार देख लेना है, कनोटेशन, डिनोटेशन, डिक्शनरी मीनिंग वाला। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन दिसंबर में नहीं पूछा गया था, इस बार में भी पूछ ले। ओके, मतलब हर एक सेशन में नहीं पूछा गया था। नाउ इंडियन लॉजिक, ये आपको वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेना है, और इंडियन लॉजिक तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी ये प्रमाणाज है, अनुमाना, इन्फ्रेंस, उपमाना, कंपैरिजन, शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। देन फिर व्याप्ति और हेतुभाषा, तो ये आपको भी बुक से आपको देख के एक बार गो थ्रू कर लेना है। सो ये हो जाएगा इजली लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये कुछ भी डेटा देखना नहीं है, क्योंकि एक डेटा आपको दिया रहेगा ऑलरेडी एग्जाम में एंड यू हैव टू सॉल्व दैट। 5 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट है, एवरेज के कॉन्सेप्ट है, एवरेज पूछेगा एक क्वेश्चन कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन बनाएंगे। और इससे डेटा इंटरप्रिटेशन करने का ये है कि इससे आपको बहुत ही एक्यूरेट आंसर मिलेगा। बट वंस अगेन आई विल टेल यू कि न्यूमेरिक्स का पार्ट DI के चक्कर में पूरा पेपर 1 का आपको पूरा भी लॉस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटाइसिंग होता है। वैसे आप जब देखोगे तो लगेगा कि यही पहले सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर टाइम कंज्यूम हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि जो इजी क्वेश्चन है वो रह जाते हैं फिर लास्ट में, तो आपको ये थोड़ा टाइम जल्दी करना पड़ेगा DI में, ये है। अदरवाइज ये बहुत ही एक्यूरेट आंसर मिलेंगे, 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाएगा आराम से। सो नाउ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ICT की बात करूँ तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी डिजिटल इनिशिएटिव आए हैं ना न्यू, उसको करके जाना है। जो भी अपना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, फिर जो ई-विद्वान, ई-आचार्य, ई-कल्प, ठीक है, स्वयं प्रभा और मूक वगैरह का जो भी लर्निंग है, ये अपना टीचिंग एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा। ओके, जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, ओके, और फिर जो ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, फिर अपना ये ई ज्ञान कोश वगैरह है ना इग्नू का, तो ये सब पढ़ लेना एक बार। फिर टाइप्स ऑफ दी कंप्यूटर आपको पढ़ के जाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये पढ़ के जाना है। तो ये सब इजी है, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ का पार्ट है। ईमेल के क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं। ओके, सो आपको बेसिक सा डिफरेंस ये करके जाना है। और फिर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी पढ़ के नहीं, मतलब ऐसे आपको याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर एनालॉग सिग्नल, फिर डिजिटल, फिर अपना हाइब्रिड सिग्नल, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी पड़ेगी। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। नाउ उसके बाद ICT में और क्या कवर अप कर लेना आप ICT में, उसके बाद मेमोरी वगैरह का पार्ट, हाँ, रैम एंड रोम वगैरह, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कवर अप करनी है। फिर प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज जो अपना C++, जावा वगैरह। फिर प्रोसेसर्स वगैरह के असेंबलर, अपना ये कंपाइलर और फिर इंटरप्रिटेटर होता है ना, जो कि क्या असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर इंटरप्रिटेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको पता है। एंड देन फिर कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट अ वंस। तो ये आपको बेसिक सा डिफरेंस ये तीनों का पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे काम बन गया। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको और भी ये भी डीप में नहीं हो रहा है पूरा, तो आपको क्या करना है, एब्रीविएशन जो है ना
कंप्यूटर के वो आपको करके जाना है। PDF का फुल फॉर्म क्या है, और फिर जो भी जो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, तो ये सारी आपको करके जानी है। ओके, तो यही नहीं, बहुत सारे ऐसे आपको पूरे लाइन्स रहेंगे, तो वो दैट यू हैव टू डू। ओके, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट पीपल एंड इन्वायरमेंट, बहुत ही बड़ा यूनिट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, ये पहले कर लेना आपको, वेरी इजी है। यहाँ पे चैनल पे भी मैंने अपलोड किया है इसके वीडियोस। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वही मैंने पूरा, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो भी है ना, ये थोड़ा बहुत स्किप कर दो। ओके, फिर यहाँ पे एयर पोल्यूशन आपको डीप में कवर अप करके जाना है, उसके बाद आपको नॉइज़ पोल्यूशन डीप में कवर अप करके जाना है, क्लाइमेट चेंज तो करके ही जाना है। ओके, और पोल्यूशन के जो भी इम्पैक्ट है, एसिड रेन वगैरह, तो ये सब करके जाना है। ओके, फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, ओके, किसका कितना पार्टिसिपेशन है, ये करके जाना है। फिर उसके बाद ना अपना ये वेट हियर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नेशनल एक्शन प्लान, ये आप देख लेना बुक से, जो भी 8 नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज है, तो ये आपको करना है। जो भी सोलर मिशन है, फिर एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो भी था, वाटर मिशन था, तो ये सब आपको वहाँ पे कवर अप करना है। और जो भी प्रोटोकॉल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो रियो फिर अपना ये है ना, क्या कहते हैं, वेट, रियो समिट से अपना ये कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करके जाना, तो ये यहाँ पे काम बन जाएगा। और फिर कहीं भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो वो पिरामिड वाला थोड़ा सा देख लेना अगर आपको लगे। ओके, सो इन्वर्टेड अपराइट पिरामिड, ये नॉर्मल का, फिर ये एक्वेटिक लाइफ का, तो ये आप एक बार देख सकते हो। नाउ हायर एजुकेशन की बात करूँ तो हायर एजुकेशन में आपको जो भी एशियन का पार्ट है, जो भी एशियन हायर एजुकेशन है, वल्लभी से लेके मिथिला, नाडिया, जो भी मैंने पढ़ा है, वो अपना नालंदा, ओके, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करके जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर इवैल्यूएशन ऑफ द हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो अपना जो भी कोठारी कमीशन, मुडालियर कमीशन, फिर अपना राधाकृष्ण कमीशन, ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो ये सारी कमीशन आपको कवर अप करके जाना है। फिर वैल्यू एजुकेशन, ये इजी सा है टॉपिक, ये आप कर सकते हो, और ये आप पूछा भी था पिछली बार। पॉलिटी गवर्नेंस में इतना बड़ा सा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक क्वेश्चन बनेंगे, मैंने पहले ही कहा, नीति आयोग पढ़ लो। जो भी गवर्नमेंट के न्यू स्कीम है, सपोज की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो वो आपको पढ़ना है। जो भी टीचिंग, जो आप एजुकेशन के फील्ड से या हायर एजुकेशन के फील्ड से को रिलेट कर पाओ। ओके, सो ये था। फिर नीति आयोग, थिंक टैंक वगैरह, तो ये सब आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट की जो प्रेसिडेंट वगैरह के रोल है, तो ये भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन में यही करना है। बाकी अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, सपोज कि यू आर गिविंग फॉर एग्जाम्पल 4 आवर और 4 आवर पेपर 2, 4 आवर पेपर 1, तो आप ये 4 आवर में ना 3 आवर्स यू हैव टू रिवाइज एंड 1 आवर यू हैव टू डू व्हाट, MCQ सॉल्व कर लो, देन इट विल इनहांस योर कॉन्फिडेंस, और यह अल्टीमेटली हो जाएगा। सो आज का लेसन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और ये जो अभी अपकमिंग अटेम्प्ट देंगे उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज क्योंकि पहले हम लोग पीपल एंड इन्वायरमेंट पढ़ने जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि उसमें बायोस्फीयर रिजर्व से लेके कितने बहुत ज़्यादा मटेरियल है। ओके, और फिर उसके अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस की करंट अफेयर भी होते हैं। तो करंट अफेयर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर इन्वायरमेंट डे का आपको एक बार देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके अपार्ट की कोई भी डीप में आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। ओके, सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वही कवर अप करना है, बाकी रेस्ट कुछ भी नहीं करना है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहेगा, और अगर ऐसे अप्रोच से जाओगे तो बहुत ही कम टाइम में आपका आराम से हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कम्युनिकेशन है, बहुत जल्दी कवर अप होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि वहाँ से भी ईजिली क्वेश्चन कवर अप होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको लास्ट के टाइम पे करना है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। और फिर अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो वहाँ से भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो हो जाता है। और अच्छा है तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले कहा कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो यू हैव टू वेरी मच कॉशियस अबाउट इट। ओके,
तो ये प्रिकॉशंस लेने, और उसके बाद आपको डी आई के फाइनाइट मार्क्स मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला चैप्टर वो बहुत ईजी है, तो ये सब आप कवर अप कर लो पहले। फिर ICT के एब्रीविएशन करके जाओ, एक दो तो वहीं से आ जाते हैं। तो ये सब बहुत इजी यूनिट है। और हायर एजुकेशन और पीपल एंड इन्वायरमेंट जो हार्ड है, तो उसमें मैंने बता ही दिया है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, और वो पहले आप पढ़ लो, बाद में अगर आपको टाइम मिला तो आप rest of all you can cover up. Okay, so thanks for the watching this video, and till then happy learning and thank you very much.